तुम लोगों के रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए मैंने एक लेनोवो का कस्टमाइज लैपटॉप खरीद लिया है, वो भी खुद के पैसे से। ये भी एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है मेरे बाकी सारे वीडियोस की तरह। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे लेनोवो के कस्टमाइज लैपटॉप से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग इस लैपटॉप के डिटेल रिव्यू के साथ साथ मैं तुमको कस्टमाइज लैपटॉप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, जैसे कि क्या तुम लेनोवो के कस्टमाइज लैपटॉप को ऑर्डर करने के बाद कैंसिल कर सकते हो या नहीं, कितने दिन में डिलीवर हो जाता है, और कस्टमाइज लैपटॉप के साथ क्या क्या तुमको मिलता है। एंड इन वर्स्ट केस अगर तुम्हारा लेनोवो का कस्टमाइज लैपटॉप डिफेक्टिव निकलता है तो इस केस में क्या तुमको रिफंड मिलेगा, या सब चीज बताऊंगा। और साथ ही साथ डिटेल रिव्यू तो करूंगा इस लैपटॉप का, बताऊंगा मैंने कौन सा वेरिएंट खरीदा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बात कर लेते हैं लेनोवो का कस्टमाइज लैपटॉप किन लोगों के लिए है। जिन लोगों को लैपटॉप अर्जेंटली नहीं चाहिए और जिन लोगों को थोड़ा पैसा बचाना है वो लेनोवो के कस्टमाइज लैपटॉप के साथ जा सकते हो। लेनोवो के कस्टमाइज लैपटॉप को आप सिर्फ लेनोवो के वेबसाइट से ही खरीद सकते हो। यूजली ये प्री बिल्ड मॉडल से सस्ते मिलते हैं बिकॉज इनको आने में टाइम लगता है, ये आपके ऑर्डर पे ही बनते हैं। जैसे ही तुम लैपटॉप ऑर्डर करते हो तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम होता है लैपटॉप के ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए, बिकॉज 24 आवर बाद लैपटॉप के ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते। काफी रिक्वेस्ट के बाद ट्राई कर सकते, किसी किसी केस में कैंसिल हो जाता है, बट एक बार ऑर्डर कंफर्म हो गया फिर ये कैंसिल नहीं होता, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं डिलीवरी टाइमलाइन की। देखो यूजली जब आप लेनोवो का कस्टमाइज लैपटॉप ऑर्डर करते हो तो वहां पे आपको एक एस्टिमेटेड शिपिंग डेट दिखाता है, बट हर केस में वो करेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने इस लैपटॉप को 19 दिसंबर को ऑर्डर किया था और ये लैपटॉप मुझे रिसीव हुआ है 11 जनवरी को, ऑलमोस्ट 24 दिन लगे। बट मैंने लास्ट ईयर ऑर्डर किया था, मुझे लैपटॉप सिर्फ 12 दिन में मिल गया है। सो देखो एटलीस्ट 30 दिन तक लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, और बीच में अगर पब्लिक हॉलीडे इंडिया में या चाइना में पड़ गया तो डिलीवरी तुमको और थोड़ा लेट मिल सकता है। यूजली मेजोरिटी ऑफ टाइम कस्टम के पास लगता है, जब तक कस्टम क्लियरेंस नहीं मिलती आपका लैपटॉप आप तक नहीं डिलीवर होगा। बात कर लेते हैं इन केस तुम्हारा लेनोवो का कस्टमाइज लैपटॉप डिफेक्टिव निकलता है, उस केस में तुमको डायरेक्टली रिफंड मिलता है। लेनोवो के कस्टमाइज लैपटॉप एक्सचेंज और रिप्लेस नहीं होते हैं, डायरेक्ट आपको रिफंड मिलेगा अगर तुम कोई भी हार्डवेयर रिलेटेड इशू या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रिपोर्ट करते हो। लैपटॉप जैसे ही तुमको मिलता है लेनोवो इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम उसकी एक वीडियो बना लो एज अ प्रूफ कि लैपटॉप तुमको सही सलामत रिसीव हुआ है या नहीं। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, जब भी लैपटॉप को अनबॉक्स करना उसकी एक वीडियो बना लेना फॉर प्रूफ। बात कर लेते हैं कस्टमाइज लैपटॉप के साथ मिलने वाले फ्री और बहुत सस्ते रेट पर मिलने वाले आइटम्स की। मैंने लेनोवो का कस्टमाइज लॉक ऑर्डर किया है, इसलिए मुझे लैपटॉप मिला है और उसके साथ में एक बैग मिला है फ्री में। फ्री में तो नहीं है, 1 रुपए देना पड़ा, तो मैं इसे फ्री कंसिडर करता हूं। अगर तुम लेनोवो का कस्टमाइज लीजन लैपटॉप ऑर्डर करोगे, लेनोवो लीजन लैपटॉप के साथ साथ एक बैग मिलेगा थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का, उसके साथ साथ तुमको माउस भी मिलता है 1 रुपए में। बट माउस मिलना गारंटेड नहीं है, कभी कभी अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है और ऑफर पे, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम तुमको लेनोवो लीजन का एक माउस मिलता है सिर्फ 1 रुपए में। अब मैं तुमको फटाफट अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूं इसके साथ मिलने वाले बैग की और लैपटॉप की। तो डब्बे के अंदर एक और डब्बा, और ये सील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आपके बॉक्स के ऊपर ये सील हो। अगर ये टेम्पर निकलती है, टूटी हुई, कटी हुई, तो आप लेनोवो को सीधा रिटर्न कर देना। मे बी तुम्हारे लैपटॉप के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई हो, बट मेरे केस में देख सकते हो ये सील्ड पैक है। बैग की डिलीवरी 1 दिन के अंदर ही हो गई थी। तो टोटल मुझे 3 चीजें मिली है, लैपटॉप, लैपटॉप का चार्जर और उसका बैग। बात करें मेरे कस्टमाइज वेरिएंट की कॉस्ट की, तो देखो मैंने दिसंबर में ले लिया था, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप मुझे 98,000 का पड़ा है सिर्फ। तो अभी फिलहाल इसका प्रीबिल्ड का कॉस्ट देखोगे तो काफी महंगा है, 1,26,000 के आसपास है मेरे ख्याल से। अगर मैं इस लैपटॉप को अक्टूबर में लेता तो मुझे शायद ये 93,000 के आसपास ही पड़ता, तो मुझे भी घाटा हुआ है 5 से 6 हज़ार रुपए का, बट दैट इज ओके। बात कर लेते हैं वारंटी कॉस्ट की। तो देखो जब मैंने लैपटॉप लिया था उस टाइम वारंटी का कॉस्ट 4,000 रुपये था, बट अभी 26 जनवरी तक अगर लैपटॉप ले लेते हो तो तुमको वारंटी का कॉस्ट सिर्फ 999 रुपीज पड़ेगा। मतलब 1,000 रुपये में आपको 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी प्लस एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन प्लान मिल जाएगा इंक्लूडिंग बेस वारंटी। तो अभी सस्ता है, 26 जनवरी के बाद वारंटी का कॉस्ट बढ़ जाएगा। बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो देखो ये कस्टमाइज लैपटॉप है, तो मैं स्पेक अपने हिसाब से चूज कर सकता था, तो मैंने स्पेक्स वही लिए जो मेरे नीड के हिसाब से मुझे चाहिए थे। मैंने AMD CPU वाला वेरिएंट चूज किया है, तो CPU में कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए AMD Ryzen 7 250 लिया मैंने।
जो कि 8 कोर का CPU है और काफी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ थर्मल, स्टेबल चलता है ड्यूरिंग गेमिंग, 40 वॉट कंटिन्यूस पावर यूज करता है, फ्लक्चुएट नहीं होता, थर्मल थ्रॉटल भी नहीं होता, इसलिए मैंने CPU यही रखा है। इंटेल वाले के साथ नहीं गया बिकॉज महंगा भी पड़ रहा था मुझे, वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा हीट जनरेट करता है, थर्मल थ्रॉटल होता है बार बार, इसलिए मुझे उसकी नीड नहीं थी। हाँ, जिनको वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा करते हो हाई एंड की, तो वो इंटेल वाले CPU के साथ जा सकते हो, 13700HX, 14700HX। रैम की बात करें तो मैंने 16 GB ही रैम लिया। उसका रीज़न ये है कि बिकॉज मेरे पास 16 GB रैम ऑलरेडी पड़ा हुआ है DDR5, तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगा, इसलिए मैंने कॉस्ट नहीं बढ़ाया, 16 GB वाला रैम वाला वेरिएंट लिया। अगर तुम कस्टमाइज लैपटॉप ले रहे हो तो 32 GB रैम ले लेना, सस्ते में तुम्हारा रैम अपग्रेड हो जाएगा, बाहर तुमको रैम का कॉस्ट पता ही है। बात करें SSD की, तो मैंने 1 TB SSD चूज़ किया बिकॉज अगेन SSD के रेट तुमको पता ही है आज के डेट में कितना है, और 500 GB SSD इज नथिंग, विंडो ही आधा ले लेता है, बाकी गेम्स और प्रोग्राम्स के लिए स्पेस ही नहीं बचता है। बात करें डिस्प्ले की, तो देखो मैंने 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले चूज किया था। 1440p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले ना लेने का रीजन सिर्फ यही था बिकॉज मुझे एक एक्सटर्नल मॉनिटर बाय करना है, बिकॉज मैं बहुत सारे लैपटॉप के रिव्यूज करता हूँ, तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि भैया एक्सटर्नल मॉनिटर पे इसका गेमिंग करके दिखाओ 2K रेजोल्यूशन पे। तो अगर मैं इस लैपटॉप में 2K वाला रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले लेता तो मैं उसके थ्रू मैं बाकी लैपटॉप्स को टेस्ट नहीं कर पाता। बात करें ग्राफिक कार्ड की, तो मैंने RTX 5060 लिया है बिकॉज अगर तुम कस्टमाइज लैपटॉप में RTX 5060 लोगे तो तुमको ऑलमोस्ट 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है RTX 5050 कंपेरिजन में। 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देके मुझे अराउंड 80% फास्टर GPU मिल जाता है, जो कि मेरे कॉस्ट को जस्टिफाई करता है, और लॉन्गर ड्यूरेशन के हिसाब से मैंने सोचा, देखो RTX 5050 भी कैपेबल GPU, उसके अंदर भी 8 GB VRAM आता है, बट मुझे RTX 5060 ही लेना था तो मैंने उस ले लिया। कीबोर्ड में ऑप्शन था तो मैंने RGB कीबोर्ड ले लिया है थोड़ा एस्थेटिक के लिए, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी और कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं था। तो हमेशा स्पेक्स अपने यूज केस के हिसाब से डिसाइड किया करो, मैंने अपने यूज केस के हिसाब से ही डिसाइड किया है। बात करें लैपटॉप की डिस्प्ले की, तो 15.6 इंच का डिस्प्ले आता है जो मैक्सिमम 1080p रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। पीक ब्राइटनेस लैपटॉप की 300 निट्स है। ये है इसका लोवेस्ट ब्राइटनेस और ये है इसका मैक्सिमम ब्राइटनेस। डिस्प्ले 100% sRGB कलर गैमेट को सपोर्ट करता है। मैक्सिमम सपोर्टेड रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है और मिनिमम 60 हर्ट्ज। रिस्पॉन्स टाइम 20 मिलीसेकंड है। लैपटॉप में आपको मग स्विच का सपोर्ट मिल जाता है। इसके साथ साथ ये एडवांस ऑप्टिमस और एनवीडिया G-Sync को भी सपोर्ट करता है। और ये है इसके डिस्प्ले का IPS ब्लीड। IPS ब्लीड बहुत ही कॉमन है, जितने भी IPS पैनल डिस्प्ले आते हैं सब में थोड़ा बहुत होता है, ये वेरी करता है यूनिट टू यूनिट। अगर तुम कस्टमाइज वेरिएंट में 2K रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले लेते हो तो उसमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और डिस्प्ले का रिस्पांस टाइम सिर्फ 3 मिलीसेकंड है, जो कि काफी अच्छा है। एज आई सेड अर्लियर, मैंने 1080p वाला इसलिए लिया बिकॉज मुझे एक एक्सटर्नल मॉनिटर ऑलरेडी खरीदना है, बट अगर तुम्हारा ऐसा कोई प्लान नहीं है तो डेफिनेटली गो विद 2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले। सो नाउ यू नो अबाउट माई लैपटॉप और उसके स्पेक्स, तो हम लोग बेंचमार्क्स पे नजर डाल लेते हैं और गेमिंग परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। सिनेबेंच R23 सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। मल्टी कोर स्कोर्स 15,000 प्लस आए हैं जो कि अच्छे हैं, सिंगल कोर स्कोर भी डिसेंट है। 3D मार्क टाइम स्पाई स्कोर्स देख सकते हो। GPU स्कोर्स काफी अच्छे हैं, 12,000 से ज्यादा है, और CPU स्कोर्स 9,900 के आसपास है, जो कि ठीक है। ब्लेंडर CPU एंड GPU स्कोर्स देख सकते हो, दोनों स्कोर्स डिसेंट है आई वुड से। गीक बेंच 6 CPU स्कोर्स देख सकते हो, सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स ऊपर की साइड है, और GPU स्कोर्स मैंने नीचे की साइड मेंशन कर दिए हैं। फोटोशॉप बेंचमार्क स्कोर्स, ये भी डिसेंट स्कोर्स निकल के आए हैं। आई डोंट नो व्हाई द विंची रिजॉल्व और एडोबी प्रीमियर प्रो बेंचमार्क नहीं चल रहे थे इसके अंदर, मे बी बजट बेंचमार्क का इशू हो सकता है सॉफ्टवेयर का। और ये है PC मार्क 10 के बेंचमार्क स्कोर्स जो कि काफी अच्छे हैं, और ये है इसके SSD की रीड राइट स्पीड जो कि काफी अच्छी है। लेट्स स्टार्ट गेम टेस्टिंग। फर्स्ट गेम का नाम है बैटलफील्ड 6 रेड सैक। अल्ट्रा प्रीसेट पे हम लोग गेम को खेल रहे हैं। देख सकते हो ऑन एवरेज हमको 76 टू 80 FPS के आसपास मिल जाते हैं। किसी किसी मैप में मैंने 80 FPS भी देखे हैं। 1% लो 38% के आसपास रहता है, बट ये सेटल डाउन हो जाता है थोड़ी देर बाद गेम खेलने के बाद। CPU GPU के टेम्परेचर देख सकते हो कितने अच्छे रहते हैं। GPU का वॉटेज 85 वॉट तक हिट करता है इस गेम में। हम लोग 1080p पे खेल रहे हैं बिकॉज मेरे लैपटॉप का नेटिव रेजोल्यूशन 1080p है, डिस्प्ले 1080p रेजोल्यूशन को ही सपोर्ट करता है। अगर DLSS और फ्रेम जनरेशन का यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा FPS मिलेंगे, बट ये ऑनलाइन मल्टीप्लेयर शूटर गेम है तो मैं फ्रेम जनरेशन को ऑफ ही रखता हूँ। नेक्स्ट गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। इस गेम को भी हम लोग अल्ट्रा प्रीसेट पे खेल रहे हैं, 1080p रेजोल्यूशन पे। DLSS और फ्रेम जनरेशन को मैंने ऑफ रखा है। देख सकते हो ऑन एवरेज 70 प्लस FPS मिल जाते हैं।
किसी किसी मैप में ज़्यादा FPS देखने को भी मिल जाते हैं। GPU और CPU का टेम्परेचर अगेन इस गेम में काफ़ी अच्छे रहते हैं, 75 डिग्री के आसपास। GPU का वॉटेज 90 वॉट क्रॉस करता दिखाई देता है इस गेम के अंदर। ये गेम भी हाईली प्लेएबल है। DLSS और फ्रेम जनरेशन को अगर तुम ऑन करोगे तो अच्छे खासे FPS देखने को मिल जाते हैं। राइजन वाला कस्टमाइज लॉक मैंने चूज ही इसलिए किया था बिकॉज मुझे टेम्परेचर अच्छे चाहिए थे CPU के। नेक्स्ट गेम है द मार्वल राइवल्स। इस गेम को भी हम लोग अल्ट्रा प्रीसेट पे खेल रहे हैं विदाउट DLSS एंड फ्रेम जनरेशन ऑन 1080p रेजोल्यूशन। ऑन एवरेज हमको 47 to 48 FPS मिल जाते हैं इस गेम के अंदर भी। ये गेम काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है और खासकर बेंचमार्क मोड में तो बहुत ज़्यादा हैवी है गेम ये। अगर मैप में चलाओगे तो तुमको 10 FPS ज़्यादा ही मिलते हैं ऑन अल्ट्रा प्रीसेट, बट बेंचमार्क मोड पे अराउंड 40 to 49 FPS के आसपास ही रहते हैं। 1% लोग काफ़ी कम देखने को मिलते हैं बिकॉज ये मैप काफ़ी ज़्यादा हैवी है। CP/GP टेम्परेचर अगेन इस गेम में काफी अच्छे रहते हैं। GPU का वोल्टेज 90 वॉट तक जाता दिखाई देता है। नेक्स्ट गेम है द फाइनल्स। ये भी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर शूटर गेम है। इस गेम को हम लोग एपिक प्रीसेट पे खेल रहे हैं जो कि मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग है ऑन 1080p रेजोल्यूशन विदाउट DLSS एंड फ्रेम जनरेशन। हमको ऑन एवरेज 70 FPS मिल जाते हैं इस मैप के अंदर, बट किसी किसी मैप में मैंने 90 FPS और 100 FPS भी देखे हैं, तो मैप पे डिपेंड करता है फ्रेम्स। बाकी ओवरऑल CP/GP टेम्परेचर अच्छे रहते हैं इस गेम के अंदर। GPU का वॉटेज हमको 80 to 90 के बीच में दिखाई देता है। CPU हमारा कांस्टेंट 40 वॉट पे चलता है विच इज़ गुड साइन। भाई इतने हाई क्लॉक पे स्टेबल CPU चलता है, टेम्परेचर भी अच्छे रहते हैं, जो कि इंटेल वाले में थोड़ा दिक्कत रहता है। लो बजट वाले लैपटॉप में गर्म होता है काफ़ी ज़्यादा CPU, जिसकी वजह से थर्मल थ्रॉटलिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट गेम है द वैलोरेंट। इस गेम को हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग पे खेल रहे हैं। ऑन एवरेज हमको 230 FPS के आसपास देखने को मिल जाता है। 1% लो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। CP/GP का टेम्परेचर तो इस गेम में ऑब्वियसली अच्छा रहेगा बिकॉज ये गेम CPU बाउंड है और 8 कोर CPU में इतने ही फ्रेम्स देखने को मिलता है AMD वाले में। इंटेल वाले में ऑब्वियसली वैलोरेंट में ज़्यादा फ्रेम्स देखने को मिलते हैं बिकॉज उसमें ज़्यादा कोर्स आ जाते हैं, बट 227 FPS इज इनफ फॉर मी बिकॉज इस लैपटॉप के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन ही 144 हर्ट्ज है, तो मैं 300-400 फ्रेम्स का क्या ही करूंगा। नेक्स्ट गेम है लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। इस गेम को हम लोग वेरी हाई प्रीसेट पे खेल रहे हैं जो कि मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग है। लेफ्ट साइड में मैंने DLSS एंड फ्रेम जनरेशन दोनों को ऑफ रखा है। देख सकते हो ऑन एवरेज 45 FPS के आसपास मिल जाते हैं। राइट साइड में मैंने DLSS एंड फ्रेम जनरेशन को इनेबल कर दिया है। इस केस में मुझे ऑन एवरेज 150 प्लस FPS मिल जाते हैं, बट करंट FPS कभी कभी 200 FPS जाता दिखाई देता है। CP/GP दोनों के टेम्परेचर काफी अच्छे रहते हैं और GPU का वोल्टेज 90 वॉट के आसपास रहता है। नेक्स्ट गेम है साइबरपंक। इस गेम को हम लोग अल्ट्रा प्रीसेट पे खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड में मैंने DLSS एंड फ्रेम जनरेशन को ऑफ रखा है। ऑन एवरेज 85 FPS के आसपास मिल जाते हैं। सेंटर में मैंने DLSS एंड फ्रेम जनरेशन को इनेबल कर रखा है। उस केस में देख सकते हो ऑन एवरेज 250 FPS मिल जाते हैं। राइट साइड में मैंने DLSS फ्रेम जनरेशन के साथ साथ पाथ ट्रेसिंग यानी कि रे ट्रेसिंग ओवरड्राइव को भी इनेबल कर रखा है। उस केस में हमको ऑन एवरेज 114 FPS के आसपास मिल जाते हैं। ये गेम काफ़ी ज़्यादा प्लेएबल है इस GPU पे ऑन 1080p रेजोल्यूशन। CP/GP के टेम्परेचर देख सकते हो काफ़ी अच्छे रहते हैं और GPU का वॉटेज हमको 100 वॉट क्रॉस करता दिखाई देता है जब हम फ्रेम जनरेशन को इनेबल करते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। नेक्स्ट गेम है GTA 5 इनहेंस्ड। इस गेम को हम लोग वेरी हाई सेटिंग पे खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड में DLSS एंड फ्रेम जनरेशन को मैंने ऑफ रखा है। इस केस में हमको ऑन एवरेज 130 FPS के आसपास मिल जाते हैं। सेंटर मैंने DLSS एंड फ्रेम जनरेशन को अनेबल कर रखा है। इस केस में हमको 246 FPS ऑन एवरेज मिल जाते हैं। एक्सट्रीम राइट में देख सकते हो मैंने प्रीसेट रखा है मैक्सिमम RT, जो कि इस केस में रे ट्रेसिंग पाथ ट्रेसिंग इनेबल है विद DLSS फ्रेम जनरेशन। इस केस में भी हमको ऑन एवरेज 246 FPS के आसपास मिल जाते हैं। ये गेम काफ़ी ज़्यादा प्लेएबल है। CP/GP के टेम्परेचर अगेन इस गेम में काफ़ी अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट गेम है Alan Wake 2। इस गेम को भी हम लोग 3 डिफरेंट सेटिंग पे खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड में मैंने हाई प्रीसेट रखा है, DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑफ रखा है। इस केस में ऑन एवरेज 50 FPS के आसपास मिल जाते हैं। सेंटर में मैंने हाई प्रेशर रखा है बट DLSS एंड फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया है। इस केस में हमको ऑन एवरेज 160 FPS के आसपास मिल जाते हैं। एक्सट्रीम राइड में मैंने DLSS फ्रेम जनरेशन के साथ साथ रे ट्रेसिंग और पाथ ट्रेसिंग को हाई पे रखा है। इस केस में हमको 90 FPS के आसपास मिल जाते हैं। GPU का वॉटेज 95 वॉट तक हिट करता दिखाई देता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। CP/GP के टेम्परेचर अगेन काफ़ी अच्छे रहते हैं।
CPU GPU के टेम्परेचर काफ़ी अच्छे रहते हैं। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन मैंने CPU और GPU के दोनों के थर्मल स्टेट लगाए हैं। CPU कभी भी थर्मल थ्रॉटल नहीं होता, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। 40 वॉट पावर यूज़ करता है ड्यूरिंग गेमिंग कंटिन्यूसली। GPU का भी टेम्परेचर काफ़ी अच्छा रहता है। प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस होम 2024 मिल जाता है। अगर आप कस्टमाइज वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको 2000 रुपये दे के ऐड करना पड़ेगा। लैपटॉप के अंदर 60 वॉट आवर की बैटरी आती है। 4K यूट्यूब वीडियो प्लेबैक में मुझे अराउंड 3 आवर्स का बैटरी बैकअप मिला। बैटरी बैकअप टेस्ट कंडीशन देख सकते हो। ब्राइटनेस को कम रखोगे तो ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। लैपटॉप के साथ 245 वॉट का चार्जर आता है, जो सफिशिएंट इस लैपटॉप को इनफ पावर प्रोवाइड करने के लिए। बात करूं डिज़ाइन की तो देखो, डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है लास्ट ईयर की तरह। लैपटॉप की पूरी बॉडी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी हुई है, बट लास्ट ईयर की तरह प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है। हमको ज़्यादा डिस्प्ले फ्लैक्स देखने को नहीं मिलता है। सेम गोज विद कीबोर्ड डेक एरिया। फ्लैक्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्रेस करने पर ही दबता है। प्लास्टिक क्वालिटी इज़ गुड। हिंज क्वालिटी को भी लेनोवो ने मेंटेन किया है। हमको वॉवलिंग काफ़ी कम देखने को मिलती है। डिस्प्ले के लिड पे आपको नॉच मिल जाता है, जिसकी हेल्प से लैपटॉप को एक हाथ से खोलना और बंद करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। लैपटॉप पूरा इजीली 180 डिग्री खुल जाता है। 4 एयर इनटेक। लैपटॉप के बॉटम साइड पे आपको काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग मिल जाती है। एग्जॉस्ट वेंट आपको लैपटॉप के बैक साइड में मिल जाते हैं। लैपटॉप का वेट 2.4 केजी है एंड इंक्लूडिंग चार्जर टोटल वेट 3.1 केजी। फुल साइज का 24 जोन RGB कीबोर्ड मिल जाता है विद डेडिकेटेड नमपैड कीज। कीबोर्ड के कीज चिकलेट वाले हैं, इसको आप स्वैप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दोस्तों, कीबोर्ड के रिगार्डिंग मैंने जो एक चीज़ नोटिस की वो है इसके RGB कीबोर्ड लाइट की स्मूथनेस। कलर काफ़ी स्मूथली चेंज होते हैं। RGB लाइट की ब्राइटनेस को आप FN प्लस स्पेस बार की से कंट्रोल कर सकते हो। इसको आप बंद भी कर सकते हो और चाहे तो इसको आप ब्राइटनेस बढ़ा भी सकते हो। ट्रैक पैड के साइज़ को भी सेम ही मेंटेन किया गया है। ट्रैक पैड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली लास्ट ईयर वाले लॉक का ही ट्रैक पैड है ये भी। सेम लाइक लास्ट ईयर हमको लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी पोर्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। लैपटॉप के राइट हैंड साइड में हमको एक USB 3.2 Gen 2 टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है और एक वेबकैम के फिजिकल प्राइवेसी शटर की मिल जाती है। यहाँ से आप कैमरे को ऑन ऑफ कर सकते हैं और एक कॉम्बो ऑडियो माइक्रोफोन जैक मिल जाता है। एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है। मेजॉरिटी ऑफ पोर्ट्स लैपटॉप के बैक हैंड साइड में है, सेम लाइक लास्ट ईयर। बैक साइड में आपको दो USB 3.2 Gen 1 टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI का पोर्ट मिल जाता है, एक LAN पोर्ट मिल जाता है और एक पावर केबल को कनेक्ट करने के लिए। स्पीकर्स एंड साउंड क्वालिटी सेम है लास्ट ईयर की तरह ही। दो डाउन फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं लैपटॉप के बॉटम साइड पे। नेमिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप साउंड प्रीसेट को चेंज कर सकते हो और स्पीकर्स को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेट मी शो यू द साउंड क्वालिटी। अभी आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसके इंटरनल वेबकैम के थ्रू देख रहे हो। 5 मेगापिक्सल का कैमरा है और ये मैक्सिमम 1440p पे वीडियो रिकॉर्ड करता है एट 30 fps। ये ऑडियो भी इसके इंटरनल माइक्रोफोन्स के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। डुअल एरो माइक्रोफोन का सेटअप आ जाता है विद नॉइज कैंसलेशन। वीडियो क्वालिटी देख सकते हो गाइस, काफी अच्छी है। इस बजट में जितने भी लैपटॉप आते हैं किसी के अंदर 5 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं आता और मोस्टली 1080p टू 720p पे ही वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। और प्राइवेसी पर्पस कैमरे के लिए फिजिकल प्राइवेसी शटर भी दिया गया है। 2025 वाले लॉक के अंदर आपको अगर अपने लैपटॉप के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करना है तो उसके लिए लेनोवो ने एक अलग से सॉफ्टवेयर दे दिया है, जिसका नाम है लीजन स्पेस। इसके अंदर बेसिकली आप पावर मोड सेलेक्ट कर सकते हो, क्वाइट, बैलेंस, परफॉर्मेंस या फिर कस्टम पावर मोड, जिसके अंदर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि इसको मत छेड़ना, बिकॉज यहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर आपने यहाँ कुछ चेंज किया और अगर लैपटॉप को कुछ हुआ तो वो डैमेज वारंटी के अंदर कवर नहीं होगा। सो डोंट यूज़ इट अनटिल यू आर प्रो। पावर मोड सेलेक्ट करने के साथ साथ आप यहाँ से RGB लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो। ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो लाइट की और यहाँ से आप थीम भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ मल्टीपल थीम्स हैं। उसके साथ साथ आप GPU का वर्किंग मोड सेलेक्ट कर सकते हो, हाइब्रिड मोड, DGPU मोड, हाइब्रिड IGPU ओनली मोड या हाइब्रिड ऑटो मोड अपने हिसाब से।
मोर सेटिंग के अंदर आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के सेटिंग्स को देख सकते हो। जैसे मशीन लर्निंग को इनेबल कर दोगे तो ये जो लेनोवो का एआई चिप है वो आपके बिहेवियर को लर्न करता रहेगा और उसके हिसाब से सीपीयू जीपीयू की पावर को एडजस्ट करेगा। एसोसिएटेड विथ सिस्टम पावर मोड को इनेबल करोगे तो जो भी विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट पावर मोड होते हैं जैसे कि बैलेंस्ड, हाई परफॉर्मेंस, उसके साथ में सिंक रहता है। नेटवर्क बूस्ट यूज़लेस फीचर है, अडैप्टिव रिफ्रेश रेट काम का फीचर है। इसको अगर आप इनेबल करोगे तो जब भी आप चार्जर को रिमूव करोगे तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज पे सेट हो जाएगा टू सेव बैटरी। नाउ यू आर लुकिंग एट द सेटिंग्स दैट यू गेट इन द बायस के अंदर आप F2 की प्रेस करके जा सकते हो ड्यूरिंग बूट टाइम। फास्ट बूट को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आप iGPU के डेडिकेटेड मेमोरी को भी इंक्रीज कर सकते हो। पावर मैनेजमेंट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग मिल जाती है। बैटरी लेवल प्रोटेक्शन को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, बट इस लैपटॉप में कुछ भी करने की नीड नहीं है। 245 वाट चार्जर इज सफिशिएंट। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अंदर आपको जीपीयू और क्लॉकिंग इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। AMD बेस्ड सीपीयू है इसलिए आपको परफॉर्मेंस में कम ऑप्शंस मिल रहे हैं, अदरवाइज इंटेल वाले में आपको अंडर वोल्ट ओवरक्लॉक सब ऑप्शन मिल जाता है। सिक्योरिटी के अंदर आपको सिक्योर बूट इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। बात कर लेते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, कंक्लूजन की, लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स की और कस्टमाइज लैपटॉप क्यों लेना चाहिए। देखो आज की डेट में कस्टमाइज लैपटॉप के रेट भी बढ़ गए हैं। एक बार चेक कर लेना अपने कस्टमाइज वेरिएंट का कॉस्ट और प्री बिल्ड मॉडल का कॉस्ट। अगर दोनों सेम पड़ रहे हैं, सिर्फ 2-3 हज़ार का अंतर है, तो प्री बिल्ड वाला लेना। बिकॉज कस्टमाइज वाले मॉडल आपको इंस्टेंट नहीं मिलते। जैसे मेरे केस में मुझे 24 दिन में मिला, आपको 30 दिन भी लग सकते हैं, 45 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 12 दिन भी लग सकते हैं। तो कोई क्लैरिटी नहीं रहती, कभी भी लैपटॉप आ जाता है। कस्टमाइज लैपटॉप तभी लेना जब तुमको सस्ता पड़े और तुमको लैपटॉप की अर्जेंट नहीं है, और जब तुमको लैपटॉप की अर्जेंट नीड नहीं है। सेकेंडली बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के बारे में, RTX 5060 और राइजन वाला जो लॉक है उसके बारे में। तो देखो, गेमिंग परफॉर्मेंस इज गुड। कभी भी तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि इंटेल वाले से बेकार परफॉर्म कर रहा है, एज लॉन्ग एज गेम GPU बाउंड हो। मोस्टली AAA गेम्स GPU बाउंड ही रहते हैं। गुड थिंग अबाउट दिस CPU, मैंने इसके RTX 5050 वाले में बताया था, CPU काफ़ी ठंडा चलता है भाई। अभी विंटर का टाइम चल रहा है तो मुझे CPU 60, 65, 75 मैक्स जाता दिखाई देता है। अगर तुमको सिर्फ गेमिंग करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, तो तुम राइजन वाला भी ले सकते हो। मैंने ये लैपटॉप क्यों लिया, बिकॉज जब मैंने AMD वाला वेरिएंट लिया तो AMD वाले वेरिएंट काफ़ी सस्ता पड़ रहा था मुझे कंपेयर टू इंटेल वेरिएंट। कॉस्ट देखना जरूरी है। अगर तुमको इंटेल वाला और राइजन वाला सेम कॉस्ट पे पड़ रहे हैं तो प्रेफर करना है इंटेल वाला ले लेना। तो अगर तुम्हारा वीडियो एडिटिंग का काम है, वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा टाइम करते हो, रेंडरिंग का काम है, तो इंटेल वाले के साथ जा सकते हो, बट थर्मल्स का थोड़ा ध्यान रखना। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ रैम एंड SSD अपग्रेड वीडियो तो बता देना कमेंट में करके। कमेंट अगर ज़्यादा होंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। मैं इसमें रैम भी अपग्रेड करूंगा और SSD भी अपग्रेड करूंगा। एंड वी विल सी रैम अपग्रेड करने के बाद जब रैम डुअल चैनल में चलता है तो हमको क्या गेमिंग में परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलता है या नहीं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। सो अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हारी कोई लैपटॉप रिलेटेड क्वेरी तो मुझसे कमेंट पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।